नमस्कार। आज आप सुनेंगे लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा रचित ये मर्मस्पर्शी कहानी रद्दीवाला। वाचन स्वर नीरजा शर्मा। डिंग डोंग, द्वार पर लगी घंटी बजी तो मेरा ध्यान स्वतः ही दीवार की ओर चला गया, लेकिन दीवार तो खाली थी। अभी 2 दिन पहले ही तो ये मकान अलॉट हुआ है मुझे। घड़ी तो लगाई ही नहीं, अभी सामान भी पूरा नहीं खुला है। पापा, पापा, आपको कोई बुला रहा है। बाहर से बेटे की आवाज़ आई। कौन होगा इस समय? सुबह के 8 बज रहे थे। मैं अखबार हाथ में ले बाहर निकल आया। द्वार पर एक कृशकाय व्यक्ति खड़ा था। दुबले पतले से उसके चेहरे पर धसी हुई बड़ी बड़ी आँखें, बढ़ी हुई खिचड़ी दाढ़ी, साधारण वेशभूषा और पैरों में रबड़ की चप्पल। कुल मिलाकर साधारण सा व्यक्तित्व और रहन सहन। हो सकता है ऑफिस से किसी काम के लिए आया हो। साहब नमस्ते। साहब, मैं इस मोहल्ले का रद्दी वाला हूँ। आपके घर में रद्दी हो तो? मुझे देखते ही सीधे सपाट शब्दों में उसने अपनी बात कही। मुझे गुस्सा आ गया। 2 दिन इस घर में आए हुए हैं और इसे रद्दी ढूंढनी है। अभी तो अखबार आना भी आज से ही शुरू हुआ है। ऊपर से कहता है मोहल्ले का रद्दी वाला है। अभी कहाँ से रद्दी आएगी? कल ही तो आए हैं यहाँ पर। जी, पुराना लोहे या प्लास्टिक का कोई कबाड़ पड़ा होगा तो उसे भी ले जाऊंगा साहब। नए घर में कबाड़ लेकर आएंगे क्या? कुछ नहीं है यहाँ। मन की कड़वाहट जबान पर आ ही गई। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चला आया। साहब, जब आप कहें मैं तब आ जाऊँगा। 1 महीने बाद आ जाऊँ? उसने आशा भरी नज़रों से मेरी ओर देखा। हाँ, ठीक है। मैंने उसे टाला। उसका सुबह सुबह चले आना मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी साइकिल, जिस पर पुराने ट्यूब के 2-3 फेरी के साथ 2 बड़े बोरे बंधे हुए थे, को लेकर चलने लगा। साइकिल पर पड़े बोझ को देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये साइकिल चला रहा है या साइकिल इसे चला रही है? थोड़ी दूर तक साइकिल के घिसटने का स्वर मेरे कानों में आता रहा। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैं अखबार वहीं छोड़ तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। एक मामूली सा व्यक्ति जो दैनिक दिनचर्या में यूं ही एक सुबह मुझसे टकरा गया, इसमें कुछ भी याद रखने लायक ना था, सो मैंने भी भुला दिया। लगभग 1 माह बाद एक सुबह फिर घर की घंटी बजी। साहब, मैं इस बार रविवार को आया हूँ। आपकी छुट्टी होगी आज। आपने 1 महीने बाद बुलाया था ना? हाँ, वो आज फिर मेरे दरवाजे पर खड़ा था, प्रफुल्लित मन से कुछ पा जाने की आस में। मैं कुड़ गया सुबह सुबह उसकी शक्ल देखकर, लेकिन साथ ही काम के प्रति उसकी निष्ठा देख अच्छा भी लगा। साहब, निराश मत कीजिएगा। सुबह सुबह का वक्त है ना, कुछ बोनी हो जाएगी मेरी। वो मेरे चेहरे को साफ पड़ चुका था शायद। 1 महीने बाद कुछ अधिक कबाड़ तो इकट्ठा ना हुआ था, लेकिन जितना भी था उतना लेकर चेहरे पर ढेर सारे आभार के भाव लेकर कई बार धन्यवाद प्रकट करता वो चला गया। उसकी साइकिल की खटर पटर की आवाज़ बहुत देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। साहब, अगली बार भी मैं ही ले जाऊंगा, किसी और को मत दीजिएगा। जाते जाते वो ये कहना भी नहीं भूला। अप्रैल का महीना, गर्मी का मौसम भी शुरू हो रहा था, तो साथ साथ बच्चों की कक्षाएं भी। बड़ी बेटी ने इसी वर्ष देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA किया और पढ़ाई पूरी करते ही उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। बेटे ने अभी 10वीं पास किया है। 10 वर्ष का अंतर है दोनों में। 10वीं की बहुत सी कॉपी किताबें पढ़ी हैं उसकी। व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी किताबों को रद्दी में देने का समर्थक नहीं रहा, और यही मैंने बच्चों को भी सिखाया। न जाने कितने गरीब बच्चे पुस्तकों के अभाव में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते होंगे। इसी सोच के चलते
किताबें सदा से ही ज़रूरतमंद बच्चों को या किसी संस्था को दे दी जाती हैं। रविवार का दिन सुबह से ही रद्दी वालों ने हाँक लगानी आरंभ कर दी। पत्नी ने बेटे को भेजकर एक रद्दी वाले को बुलवा लिया। जब तक मैं बाहर निकलता तब तक वो अखबार, कॉपियों आदि को तोल चुका था। बाबूजी, अगली बार भी मैं ही रद्दी ले जाऊंगा, आप किसी और को मत दीजिएगा। मेरे कानों में स्वतः ही ये शब्द गूंज गए और एक छवि आंखों में कौंध गई। ये तो रद्दी है, जब घर में बढ़ जाएगी तो किसी न किसी को देनी ही होगी। क्या उसकी प्रतीक्षा से घर को कबाड़ खाना बनाकर रखें? मैंने अपने मन को समझाया। अगले रविवार वो मेरे दरवाजे पर उपस्थित था। रद्दी नहीं है, दे दी किसी को। दे दी? साहब, मैंने कहा था मैं ले जाऊंगा। उसका चेहरा रुआसा हो गया। न जाने क्यों उसके चेहरे को देख मुझे उस पर दया आ गई। अनजाने में ही मन अपराध बोध से भर गया। ऐसा लगा जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। अच्छा ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तुम समय पर आ जाने की कोशिश करना। लेकिन ये क्या, मैं तो घिघिया रहा था उसके सामने। आंखें चुराते हुए मैं अंदर चला आया और वो अगली बार की आस में साइकिल घसीटता चला गया। लेकिन इस बार मैंने एक बात पर ध्यान किया, वो अन्य रद्दी वालों की तरह हाँक नहीं लगा रहा था। साहब, बंधे बंधाए घरों से रद्दी लेता हूँ मैं। वर्षों से मेरे ही ग्राहक हैं वे लोग। अपने हाँक न लगाने का राज भी उसने एक दिन खोल दिया। वैसे भी अगर वो हाँक लगाता तो दूसरे घर तक भी आवाज़ न जाती, ऐसा मैंने सोचा। और उसके बाद से वो मेरा फैमिली रद्दी वाला बन गया। हर महीने वो आकर मेरे घर की रद्दी ले जाता। आपके घर की किसी रद्दी का दुरुपयोग नहीं हो सकता। पास में जो पेपर मिल है ना साहब, उन्होंने अधिकृत किया है मुझे। ये रद्दी सीधे वहीं जाती है। उसने मुझे एक नई जानकारी दी। लेकिन साहब, कभी कभी इस रद्दी में बहुत अच्छी किताबें भी मिल जाती हैं। स्कूल कॉलेज की किताबें तो ज़रूरतमंदों को दे देता हूँ, तो कभी सेकंड हैंड बाज़ार में बेच देता हूँ। अब अंग्रेज़ी तो मुझे आती नहीं ना, लेकिन कुछ हिंदी की अच्छी किताबें घर पर इकट्ठी की हैं मैंने। रद्दी तो मैं उसे ही देता था, लेकिन जितनी देर में भी वो रद्दी तोलता उतनी देर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। कुछ बड़े अधिकारियों, कुछ महत्वपूर्ण लोगों और अच्छे संस्थानों का नाम लेकर कि वे लोग भी उसके अलावा किसी को रद्दी नहीं देते, यानी वो उनका भी फैमिली रद्दी वाला है। उसकी बातें मुझे बहुत उबाऊ लगती। बस पीछा छुड़ाने के लिए हाँ हूँ कर लेता था। कितना बोलता है तुम्हारा ये रद्दी वाला, कैसे झेलते हो उसे? किसी और को क्यों नहीं दे देते रद्दी? पत्नी ने कहा। ठीक ही कह रही थी वो। आज तक उसने मुझे किसी को भी इतना झेलते नहीं देखा था। वो स्वयं भी कभी इधर उधर की बातें करने लगती तो मैं टोक देता। लेकिन इस रद्दी वाले में ऐसा क्या था जो ना चाहते हुए भी मैं उसकी सारी बातें सुनता और घर में रद्दी का ढेर होने के बावजूद किसी और को उसे देने का साहस न कर पाता। साहब, आपको हिंदी साहित्य में रुचि है ना? एक बहुत बढ़िया किताब हाथ लगी है, आप कहें तो आपको पढ़ने को दे दूं। हिंदी साहित्य? मैं जैसे सुप्तावस्था से जागा था। नौकरी, ऑफिस, प्रतिस्पर्धा, पदोन्नति और इससे इतर बच्चों तथा परिवार के इस मकड़ जाल में इतनी बुरी तरह फंसा था कि याद भी ना आया कि स्कूल कॉलेज के ज़माने में कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाता था तो खाना सोना भी याद ना रहता था। अब तो पढ़ने का तात्पर्य सिर्फ अखबार व कुछ पत्रिकाएं पढ़ने तक ही सीमित रह गया था। कौन सी किताब है? उत्सुकतावश मैंने पूछ ही डाला। साहब, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। गुनाहों का देवता शायद पढ़ी है कहीं। वही सुधा चंद्र वाली? अनायास मेरे मुंह से निकल पड़ा। साहब, अब मैंने तो पढ़ी नहीं अभी, आप पहले पढ़ लें तो फिर मैं पढ़ लूँगा। और उस दिन के बाद उससे मेरी नई दोस्ती की शुरुआत हुई। पुरानी नई कई किताबें पढ़ने को मिली।
कोई नई किताब मिलते ही मैं ऑफिस से घर जाने की प्रतीक्षा करता और टेलीविज़न के सामने बैठने के स्थान पर कोई अच्छा उपन्यास, जीवन वृत्त, संस्मरण इत्यादि लेकर बैठ जाता। दीपावली पास आने वाली थी। बड़ी बेटी मेघना भी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रही थी। मेघना के लिए कोई लड़का देखना चाहिए अब। पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छी नौकरी कर रही है, उम्र भी तो हो गई। पत्नी की चिंता अपने स्थान पर ठीक ही थी। मेघना ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर 2 वर्ष नौकरी और फिर MBA। पढ़ाई या नौकरी में कभी कोई ऐसा साथी न होगा जिसकी ओर उसका मन आकृष्ट रहा हो। मन में स्वाभाविक सा प्रश्न आया, यदि उसने अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी तलाश किया हो तो हमें भी सुविधा रहती। हाँ माँ, देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा से चयनित होकर आया है और आजकल वहीं पर कलेक्टर है। माँ ने पूछा तो मेघना मना भी ना कर सकी। बस वहीं 2-4 बार कंपनी के कार्य हेतु मुलाकात हुई और अच्छी दोस्ती में बदल गई। मैंने उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन शायद बेहद गरीब घर से है। पिता का छोटा मोटा कोई व्यवसाय है जिसे वो पुत्र के आईएएस बनने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते। मेघना ने बताया, अरे कोई बात नहीं, जैसी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, लड़का तो देश की सर्वोच्च सेवा में है, बाकी बातों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पाँव तो ज़मीन पर ही ना थे। वैसे तो मेघना भी लाखों में एक है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होकर पढ़ाई की थी उसने और अभी भी बहुत अच्छी कंपनी में कार्य कर रही थी। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की तो बात ही कुछ और है। इस बार की दिवाली कुछ ज़्यादा ही रोशन प्रतीत हुई। दिवाली के 2 दिन बाद ही मेघना अपनी नौकरी पर चली गई। माँ से ये आदेश भी साथ लेकर गई कि लड़के के माता पिता से शीघ्र ही मुलाकात करना चाहती हैं, इसलिए वो लड़के से बात करके दिन तय कर ले। साथ ही ये भी कह दिया कि वो परवाह ना करे कि उसके माता पिता कितने गरीब हैं, एक बार मिलकर बात कर लें बस। जीवन फिर वही लय ताल पर चलने लगा। हर बार रद्दी वाले से कुछ नई पुरानी पुस्तकों को पढ़कर लगता जैसे मेरा बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। अपने कार्यालय में काम करने वालों से मैं अपने आप को कुछ अलग समझने लगा। मुझे लगता कोई तो मिले जिससे अखबारों और पत्रिकाओं की खबरों से इतर कोई साहित्यिक चर्चा कर सकूं। मेघना का भी फ़ोन आता रहा। उसकी बातों से लग रहा था कि लड़का हमारे घर आने में कुछ संकोच कर रहा है। विवाह करने को तैयार है तो एक बार मिलना तो पड़ेगा ही, इसमें संकोच कैसा। मेघना की माँ का काट्य तर्क था, माँ वो तो हमारे ही शहर से है और अगले सप्ताह ही घर आ रहा है, अपने पिता के साथ आपको मिलेगा। मेघना ने ये नई सूचना दी थी। मैंने पता करने का प्रयत्न किया। 5-6 वर्ष पहले यहाँ से किसका बेटा आईएएस में चयनित हुआ है, लेकिन बड़ा शहर था, कुछ खास पता ना चल पाया। मैं भी अभी 2 वर्ष पहले ही तबादला होकर यहाँ आया था, इसलिए इतनी अधिक जानकारी नहीं थी। आज सूरज अपने पिता के साथ आ रहा है, पापा के ऑफिस से आने के बाद ही आएगा। बहुत संवेदनशील है, थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़। एक दिन सुबह मेघना का फ़ोन आया। सारा दिन प्रतीक्षा में बीता। ऑफिस से भी मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया। उन्हें 7 बजे के बाद ही आना था, लेकिन उससे पहले ही जब जब घर की घंटी बजती हम दोनों द्वार की ओर दौड़ पड़ते। आखिर ठीक 7:05 पर घर की घंटी बजी। मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ द्वार की ओर लपके दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 30-32 वर्ष का सुदर्शन युवक खड़ा था। जी मैं सूरज। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। तुम अकेले, तुम्हारे पिताजी भी साथ आने वाले थे ना? मेरे मुंह से छूटा। जी आ रहे हैं। और तभी गेट खुला और उस गेट से जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया उसे देखकर तो हम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो था हमारा फैमिली रद्दी वाला। अभी आपने लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल की कहानी रद्दी वाला सुनी। वाचन स्वर
नीरजा शर्मा।